यस हेलो एवरीवन वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने यहाँ पर कंटिन्यू करी है उसका फोर्थ सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, फाउंडेशन बेच यहाँ पर चल रही है साइंस के लिए। इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस पूरे तरीके से साइंस को प्रिपेयर कर रहे हैं। यदि आप प्री के लिए एग्जाम दे रहे हो या फिर डायरेक्टली आप मेंस में बैठने वाले हो जिसमें आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जा रहा है या फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो पूछा जा रहा है, सो डेफिनेटली आप इस बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट साइंस पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी 6 to 12 तक का। ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, आप उन्हें लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही आप बाद में उनका रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको साइंस के 5000 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे जिनका रेगुलर बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 45 तक प्रीवियस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? इसने ये पूछा है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो जस्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज आप देखते हो, जैसे कि 1 वॉट की डेफिनेशन हो गई, 1 जूल की डेफिनेशन हो गई, 1 पास्कल की डेफिनेशन हो गई, तो ऐसे कई सारी परिभाषाएं पूछी जाती है एग्जाम में। और हमारी ये जो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 5000 एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे, ये सारे ही आपको प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे साइंस के। ठीक है। सो देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब डिवाइड में क्या होगा? क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? अब ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन में आपको दे रखा है थ्रस्ट होगा, प्रेशर होगा, खुद बल अपने आप में हो सकता है, या फिर ये कोई मैग्नीट्यूड हो सकता है। देखो, अगर बल यहाँ पर दे रखा है तो बल यहाँ पर तो हो नहीं सकता, और जो थ्रस्ट है वो खुद एक प्रकार का क्या है? बल ही है। तो दो चीजें तो सेम सेम हो गई, तो यहाँ पर नहीं हो सकती। आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेशर यहाँ पर होगा। ये प्रेशर का बोल सकते हैं कि डेफिनेशन है या दबाव की परिभाषा है। दबाव को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे ही किस नाम से जाना जाएगा? दबाव के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है। जैसे किसी तरल वस्तु के ऊपर या फ्लूइड के ऊपर जब कोई प्रेशर लगता है या जब कोई बल लगता है, तो उसका जो प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया यहाँ पर हो जाएगा। ये कब लगता है? जब किसी तरल वस्तु के ऊपर कोई दबाव लगाया जा रहा हो, या फिर नॉर्मली अगर हम लोग यूज करते हैं तो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं फोर्स बटा एरिया या बल बटे क्षेत्रफल, अपन यहाँ पर कह सकते हैं। अब प्रेशर का जो मात्रक होगा, प्रेशर का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल यहाँ पर हो जाएगा। या फिर अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? एफ का मात्रक न्यूटन होगा, ए का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये सारे के सारे आपके प्रेशर के मात्रक हो गए, या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह दो, थ्रस्ट को भी आप न्यूटन कह सकते हो, और इधर आपका क्या हो जाएगा? पास्कल यहाँ पर हो जाएगा। परिभाषा आपने देखी ली, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? दबाव यहाँ पर, प्रेशर यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। अब ये तो एक बेसिक सी चीज हो गई। अब यहाँ से हम लोग एक बार विमी सूत्र भी देख लेते हैं। जैसे ये हो गया अपना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका विमी सूत्र भी बना सकते हो। इसको जैसे अभी हमने देखा कि इसको क्या लिख सकते हैं? पास्कल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये प्रेशर के बारे में बात होगी। ठीक है। तो न्यूटन का मात्रक क्या होगा? है ना, जैसे कि बल का मात्रक आप क्या लिखते हो? विमी सूत्र क्या लिखते हो? mlt-2। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप ऊपर लेकर जाओ, ml-1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? T-2 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रेशर का डायमेंशनल यूनिट, या फिर कहे तो दबाव का विमी सूत्र हो गया। ठीक है। लगभग आप 12 से 13 सभी के विमी सूत्र याद करके जाएंगे, जिसमें आपका वोल्टेज, करंट और ये सारी चीजें होगी। ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। ऊष्मीमान का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या होगा? ठीक है। ऊष्मीमान का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या होगा? अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन है किलोग्राम प्रति मिलीग्राम हो सकता है, जूल प्रति ग्राम हो सकता है, जूल प्रति किलोग्राम हो सकता है, जूल प्रति मिलीग्राम यहाँ पर हो सकता है। देखो, ऊष्मीमान या कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे यहाँ पर समझा जाएगा? तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास। ठीक है। क्या कह सकते हैं? एक बार अपन डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझेंगे। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है पर यूनिट मास। ठीक है। जैसे कि आपने कोल को जलाया, जैसे आपने पेट्रोल को जलाया, तो उससे आपको जो ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होगी, जैसे 1 किलोग्राम कोयला जलाया तो उससे आपको कितनी ऊर्जा मिली?
आपने 1 लीटर पेट्रोल जलाया तो उससे आपको कितनी ऊर्जा मिली, वो ही उसकी क्या कहलाएगी, सीवी मतलब कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, अब इसी का क्या पूछा गया, अपन से मात्रक पूछा गया, तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, इसका मात्रक यहाँ पर निकाल सकते हैं। एनर्जी का मात्रक जूल होगा, ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऑफिशियल जो मेजर किया जाता है तो इसको मेजर किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में। जितनी भी बड़ी यूनिट्स होती है, पेट्रोल हो गया, कोयल हो गया, डीजल यहाँ पर हो गया, तो इन सबको जो है अपना इसमें मेजर करते किलो जूल प्रति किलोग्राम में। एनर्जी को अपना जूल हो गया और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर किलोग्राम लिखा हुआ है, गलत हो गया, यहाँ पर जूल लिखा हुआ है, प्रति ग्राम लिखा हुआ है। एक ऑप्शन अपन इसको होल्ड पर रख सकते हैं कि किसी छोटी वस्तु का अपन को मेजर करना हो। यहाँ पर लिखा हुआ है जूल प्रति किलोग्राम, अपन ये कंसीडर कर सकते हैं। जूल प्रति मिलीग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन है वैसा अपन आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे सही आंसर जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूल प्रति किलोग्राम में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही कम होगा, क्योंकि उससे डेफिनेटली आप कंपैरिजन कर सकते हो किसका, कोल वर्सेस पेट्रोलियम का। ठीक है, कोल वर्सेस पेट्रोल को आप कंपैरिजन कर लो कि आप मान लो 2 किलो कोयला जलाने पर जितनी कैलोरीफिक वैल्यू आपको मिल रही है उससे कई ज्यादा वैल्यू कम मात्रा में पेट्रोल जलाने पर आपको मिल जाएगी। मतलब इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी, पेट्रोल की यहाँ पर हो जाएगी। राइट, तो अभी डायरेक्टली मात्रक पूछा था तो जूल प्रति किलोग्राम अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का उदाहरण है। अगर मैग्नेट किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाता है, जैसे एक चुंबक किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये किस प्रकार का बल होगा, कॉन्टेक्टेबल होगा, नॉन कॉन्टेक्टेबल, असंपर्क बल होगा, स्थिर वैद्युत बल हो सकता है, या फिर ये एक प्रकार का खुद एक चुंबकीय बल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल, है ना। तो किस प्रकार का बल इसे यहाँ पर कहा जाएगा, तो देखो चुंबक जो है किसी भी वस्तु को टच तो करती नहीं है, लेकिन दूर से ही क्या कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। तो ये किस प्रकार का बल हो गया, अपना नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स हो गया। ठीक है, असंपर्क बल इसे यहाँ पर कहा जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक डायरेक्टली नहीं कह सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या जनरेट हुई है, विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, तब जाकर वो क्या होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पर होता। ठीक है, अभी नॉर्मल चुंबक की बात हुई है, इसके साथ विद्युत धारा का कोई कनेक्शन नहीं है, तो अपन इसको नॉन कॉन्टेक्टेबल यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाए तो घर्षण पर क्या असर पड़ेगा। सेम एज इट इज प्रीवियस सेशन में अपन ने क्वेश्चन किया था कि वाहनों के बीच में, वाहनों के जो टायर्स होते हैं उनके बीच में जो खांचे बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, वो जो डिजाइन की जाती है वो क्यों की जाती है, ताकि संपर्क जो सरफेस होगी यानी कि जो रोड होगा और जो हमारी गाड़ी के जो टायर यहाँ पर होंगे उनके बीच में क्या बना रहे, फ्रिक्शन बना रहे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली गाड़ी फिसल सकती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के लिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा घर्षण हो उसके लिए क्या बनाया जाता है, इस तरीके से खांचे बनाए जाते हैं, इस तरीके से ब्लॉक्स यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, टायर्स में। अब सेम चीज यहाँ पर बोल रहा है कि यदि दरवाजे पर हमने तेल लगा दिया, ठीक है, जो दरवाजे में आवाज आती है उस पर हमने मान लो ऑयल यहाँ पर डाल दिया, तो उसकी वजह से, या कोई भी ल्यूब्रिकेंट यहाँ पर डाल दिया तो उसकी वजह से घर्षण क्या होगा, कम होगा। घर्षण कम होगा तो आसानी से दरवाजे को खोला लगाया जा सकता है बिना किसी मेहनत के। ठीक है, तो यहाँ पर ल्यूब्रिकेंट या ऑयल डालने से फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। तो आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे, आंसर करिएगा। इज अ गुड गुड एब्जॉर्बर फॉर मॉइस्चर। कौन सा एक अच्छा अवशोषक यहाँ पर होता है, मॉइस्चर या नमी को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं। कॉटन का प्रयोग कर सकते हैं, वैक्स हो सकता है, कोई एल्यूमिनियम फॉइल हो सकती है, या फिर स्टायरोफॉर्म यहाँ पर हो सकता है। एक अच्छा एब्जॉर्बर यहाँ पर कौन होगा, देखो जैसे कि अपन पानी वगैरह भी हो गया या हल्का सा पानी धुल चुका है तो अपन कॉटन लगाकर पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैक्स यहाँ पर ये काम नहीं कर पाएगा, फॉइल भी नहीं करेगी, और जो फॉर्म होता है वो भी इस कार्य को नहीं कर पाएगा, तो स्टायरोफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। ओनली कॉटन एक ऐसी चीज है जो अच्छे से नमी हो गया या पानी हो गया तो उसको क्या कर सकती है, अपने में अवशोषित कर सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसीलिए आपको ध्यान होगा गर्मी में सूती कपड़े यहाँ पर पहने जाते हैं, कॉटन क्लॉथ्स यहाँ पर पहने जाते हैं, ताकि वो पसीने को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा, आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या होगा। प्याज काटते समय हमारी आंखों से जो जलन उत्पन्न होती है वो किसकी उपस्थिति को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग प्याज काटते हैं तो आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कोई हेलमेट लगा कर कर रहा है, किसी ने चश्मा लगा रखा है,
तो बेसिकली हम लोग जब भी प्याज को काटा जाता है तो हम लोग अपनी आंखों को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? डेफिनेटली आंखों में जलन होती है, आंसू यहाँ पर आते हैं, इसलिए करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या ऐसा उपस्थित होता है जिसकी वजह से हमें हमारे आंखों से आंसू यहाँ पर निकलते हैं? तो देखो, सिट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होगा या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। देखो, इसमें बहुत ही कम मात्रा में क्या पाया जाता है? बहुत ही कम मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आंखों में जलन पैदा होती है, आंखों से पानी आने लग जाता है, आंखों में थोड़ी सी रेडनेस यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जब ये गैस हमारी आंखों तक पहुंचती है, बेसिकली ये जो गैस होगी, है ना, जिससे आंसू आते हैं, लैक्रीमेट्री गैस इसे यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव देखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आंखों में जलन होती है, रेडनेस यहाँ पर होती है, और उसकी वजह से क्या निकल आते हैं? आंसू निकल आते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया अपना सल्फ्यूरिक एसिड। अगला देखिएगा, सोडा क्षार, जो इसका रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडा ऐश? ठीक है, अब आप देखो, सोडा क्षार यहाँ पर हो गया, इसको किस नाम से बुलाया जाता है, या इसका जो साइंटिफिक नेम है वो यहाँ पर क्या है? अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला से भी अरेंज कर सकते हो। सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 यहाँ पर होता है। Na2CO3 क्या है? आपका सोडियम कार्बोनेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसे ही यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है, और जल के अणुओं को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा अपना? वॉशिंग सोडा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा यहाँ पर होता है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3 यहाँ पर हो जाएगा। COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, NO3 आपका नाइट्रेट यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और बाइकार्बोनेट बनाना होता है या बेकिंग सोडा बनाना होता है तो जस्ट बीच में अपन क्या ऐड कर देते हैं? एक हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, और कोई जल के अणु इसके अंदर उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 53 को देखो और आंसर करो। 53 का आंसर क्या होगा? शुद्धिकरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि क्या हो सकती है? ठीक है, प्योरीफाई करने की जो केमिकल मेथड होगी वो यहाँ पर क्या हो सकती है? ठीक है, देखो, सबसे पहले क्लोरोनीकरण की मेथड हो सकती है, ऑक्सीडेशन की मेथड हो सकती है, हाइड्रोनाइजेशन की मेथड हो सकती है, हाइड्रोजनीकरण, या फिर ये गैल्वेनीकरण की मेथड हो सकती है। देखो, उसने क्या बोला? शुद्धिकरण करना है, प्योरीफाई के लिए हमको करना है। दैट मीन्स कि अगर डायरेक्टली नहीं दे रहा है तो पानी को प्योरीफाई करने की जो केमिकल मेथड होती है वो क्लोरोनिकेशन यहाँ पर होती है, या फिर क्लोरोनीकरण इसको यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। इससे हम लोग अपने पानी को क्या कर सकते हैं? शुद्ध यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर, क्लोरोनीकरण की मेथड, है ना, जो क्लोरीन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कवक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगस? इसमें से एक फंगस नहीं है, मतलब वो फंगस प्रजाति से बिलोंग नहीं करता है, वो किसी और फैमिली का यहाँ पर होगा। इसमें एक स्पाइरोग्रा हो सकता है, ब्रेड मोल्ड हो सकता है, पेनिसिलियम हो सकता है, एस्पेरिगल यहाँ पर हो सकता है। करिए, क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? देखो, फंगस में आपको याद होगा कि जो ब्रेड मोल्ड होता है वो हमारा फंगस की कैटेगरी में आता है ना। जो ब्रेड और जो पके हुए सामान होते हैं उसके ऊपर धीरे धीरे फंगस आने लग जाती है, ठीक है। तो ये तो पक्का फंगस फैमिली से बिलोंग करता है। पेनिसिलियम, जो आपको ध्यान होगा, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसका प्रयोग एंटीबायोटिक दवाइयों में किया जाता है, तो वो खुद फंगस से बनी हुई है। ये खुद पेनिसिलियम, जो पेनिसिलिन दवा है, एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है, वो खुद फंगस से बनी हुई है, ठीक है। वहीं से उसका आविष्कार हुआ था लैब में, है ना। इसकी हिस्ट्री आपको ध्यान हो तो जरूर से देखना, क्योंकि उन्होंने आविष्कार भी ऐसे ही किया था कि ये फंगस क्या कर रहे थे, एक प्लेट के आसपास फंगस लग गए थे, तो जो बैक्टीरिया है वो उनको नष्ट कर रहे थे, तो वहां से इनको पता चला कि बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? फंगस का प्रयोग कर सकते हैं। तो पेनिसिलियम गलत हो गया। और एस्परगिलस जो यहाँ पर होता है, यूजुअली इसको भोज्य पदार्थों में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, मतलब भोज्य पदार्थों में और इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी किसके अंदर आता है? फंगस वगैरह के अंदर यहाँ पर आता है। इसकी कुछ जो कैटेगरीज है उसका प्रयोग भोजन और पेय पदार्थों में हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ प्रजातियां नुकसानदायक भी होती है, जो श्वसन संबंधी समस्या को यहाँ पर उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो बच कौन रहा है? स्पाइरोग्रा यहाँ पर बच रहा है, क्योंकि आपका स्पाइरोग्रा आपको याद आ रहा हो, स्पाइरोग्रा हमारी एल्गी होती है, हमारा एक प्रकार का शैवाल यहाँ पर होता है, ठीक है। शैवाल होता है, जो आपने देखा है ना, पानी में एक हरी हरी सी घास यहाँ पर उगाती है, जो पूरे पानी का जो सरफेस है उसको कवर यहाँ पर कर लेती है, ठीक है। क्लियर है? मतलब अपना भोजन का निर्माण स्वयं यहाँ पर करती है शैवाल,
कैटेगरी में आती है और कौन से परिवार से बिलोंग करती है, क्लोरोफाइटा परिवार से ये यहाँ पर बिलोंग करती है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर करता है, और जितनी भी मीठे पानी की झीलें हैं उसमें आपको ये सारा स्पाइरोग्रा देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से पानी के ऊपर बनने वाली घास होती है जो पूरी पानी की सरफेस को यहाँ पर क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। ठीक है, चलिए ये हो गया स्पाइरोग्रा। कवक नहीं है तो स्पाइरोग्रा क्या है, स्पाइरोग्रा एक प्रकार का शैवाल यहाँ पर है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होने वाली रेडवर्म के लिए निम्नलिखित में से क्या भोजन के रूप में नहीं दिया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट आप यहाँ पर कर रहे हो, खाद आप बना रहे हो, है ना। अब यहाँ पर जो रेडवर्म जिसकी वजह से वर्मी कंपोस्टिंग हो रही होगी, उसको भोजन के रूप में आप क्या दे सकते हो जिसका वो सेवन करेगा। आप उसको नमक अचार दे दो, वो आराम से सेवन कर लेगा। दूध से बने हुए प्रोडक्ट, पनीर वगैरह डाल दो उसके लिए, या फिर चाय पत्ती का अपशिष्ट डाल सकते हो जिसको वो भोजन के रूप में प्रयोग करेगा, जिसका वो सेवन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से केवल टी रिमेन्स जो होता है, जो चाय पत्ती अपशिष्ट यहाँ पर होता है, जो चाय पत्ती बच जाती है, ये उसको खा सकता है। ठीक है, बेसिकली रेडवर्म और कीड़े जो होते हैं मिट्टी को यहाँ पर भुरभुरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में जो भी सड़ा गला अवशेष होता है ये उसको नष्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इन चारों में से वो किसका प्रयोग करेगा, अपने भोजन के लिए टी रिमेन्स का प्रयोग कर सकता है, चाय पत्ती अपशिष्ट का प्रयोग कर सकता है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी व्युत्पन्न मात्रक वॉट का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करेगी। मतलब हमारे पास ना चार मात्रक दे रखे हैं। ठीक है, और वॉट का प्रतिनिधित्व करती, तो वॉट बेसिकली किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक वॉट यहाँ पर हो जाएगा। दैट मीन्स कि मुझे शक्ति का पूरा तरीके से इसको सॉल्व करना है कि शक्ति क्या है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो शक्ति क्या होती है, वर्क डिवाइड बाय, क्या कह सकते हैं, वर्क डिवाइड बाय टाइम यहाँ पर होगी। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली वर्क का लिख लो या वर्क को भी आगे बढ़ा लो। कार्य क्या होता है, कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन यहाँ पर होगा। आप चाहे तो पूरा खोलकर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको किलोग्राम, मीटर और या फिर न्यूटन में भी लेकर आना है तो डेफिनेटली आपको उसको पूरा ओपन करना पड़ेगा। बल इंटू विस्थापन बटा समय हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड एक मात्रक हो सकता है। ठीक है, टी को डायरेक्टली अभी अपन यहाँ पर समय ना लिखते हुए सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मात्रक तो हो गया न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। ओके, बट अभी ऑप्शंस कुछ भी नहीं मिल रहे। ठीक है, हर ऑप्शन को दो दो बार लिखा गया है जैसे आपके पेपर में लिखा हुआ रहता है। चलिए अब न्यूटन को अपन ओपन करते हैं। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। इसमें बस आप मीटर प्रति सेकंड को और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तो यहाँ से जो मात्रक आएगा वो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, है ना। सेकंड स्क्वायर तो ऑलरेडी था, एक सेकंड और ऐड होगा तो प्रति सेकंड क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ये किसका मात्रक है, ये 1 न्यूटन का मात्रक है। विस्थापन का मीटर हो जाएगा, समय का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब एज इट इज आप यहाँ से विमी सूत्र भी बना सकते हो। जैसे न्यूटन आपने लिखा है, न्यूटन का विमी सूत्र क्या होता है, mlt-2 यहाँ पर होता है। मीटर के लिए आप क्या लिखोगे, एल लिखोगे। समय के लिए आपका क्या हो जाएगा, टी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लो, ml² T-3 आपका किसका विमी सूत्र हो जाएगा, पावर का डायमेंशनल यूनिट यहाँ पर हो जाएगा। ml2 T-3 यहाँ से आपका विमी सूत्र बन गया। ठीक है, वर्क डिवाइड बाय टाइम इसका क्या हो गया, फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। या ऐसे आप ओपन करोगे, बल इंटू विस्थापन डिवाइड बाय समय हो जाएगा। ठीक है, और इसी में आता है 1 हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर यहाँ पर आता है जो कि किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, बेसिकली शक्ति है क्या, शक्ति वह दर होती है, पावर वह रेट होती है जिस पर क्या किया जाता है, जिस पर किया जाता है कार्य। पावर वह दर है ना, जिस पर क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। ये 1 वॉट की आपकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, डन यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पर चलेंगे, इसका आंसर करिएगा। छोटे पोर वाले फिल्टर जो बैक्टीरिया को शीट जैसी संरचना में घुसने से रोकते हैं ताकि आपका पीने का पानी जो है वो कैसा हो जाए, पीने युक्त यहाँ पर हो जाए। ठीक है, करिए इसका आंसर। ये पोर है, पोर मतलब क्या होता है, छिद्र यहाँ पर होगा। ठीक है, ये देखो पोर यहाँ पर लिखा हुआ है। छोटे पोर वाले फिल्टर मतलब कोई एक ऐसा फिल्टर है जिसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स हैं, जैसे आपकी चाय छन्नी में होते हैं,
है ना? इस तरीके से छोटे-छोटे से पोर्स हैं, जो बैक्टीरिया को शीट जैसी संरचना के अंदर जाने से रोकते हैं। मतलब इसी के अंदर क्या हो जाएँगे, बैक्टीरिया रुक जाएँगे और आपका जो स्वच्छ पानी है वो आपको इससे फ़िल्टर होकर आ जाएगा। ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये जो आपका ढक्कन है, ये जो लीड है जिसमें इस तरीके से पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ये क्या है? ये पोर्सिलिन फ़िल्टर हो सकता है, चीनी मिट्टी का बर्तन फ़िल्टर हो सकता है, ये कोई एक्वागार्ड है, ये मॉस्क्यूटो मेश यहाँ पर हो सकती है या फिर ये कोई फ़िल्टर पेपर हो सकता है। देखो अगर फ़िल्टर पेपर है तो उससे तो केवल जो धूल मिट्टी के कण है, जो अशुद्धियाँ हैं, वो जाएगी, उससे बैक्टीरिया तो हटेंगे नहीं। ठीक है? मॉस्क्यूटो जाल से केवल आप मॉस्क्यूटो से बच सकते हो और किसी से नहीं। ठीक है? एक्वागार्ड क्या करता है? एक्वागार्ड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसने सिर्फ बैक्टीरिया को रोकने की बात करी है। एक्वागार्ड का प्रयोग किया जाता है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, साथ ही पानी की जो शुद्धता है उसको बहुत इम्प्रूव कर दिया जाता है, किसके द्वारा? एक्वागार्ड के द्वारा। इसको भी अभी हटा दो, सिर्फ इसने बोला है कि उसके अंदर पोर्स होंगे, इसने स्पेसिफाई कर दिया कि इस फिल्टर के अंदर क्या पाए जाएंगे? छिद्र पाए जाएंगे, तो ये पोर्सिलिन फिल्टर होता है ना? जो पहले प्रयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है। ये कुछ इस तरीके का एक ढक्कन टाइप होता है, इसमें कुछ इस तरीके से छिद्र पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया इसी शीट में आकर रुक जाते हैं और नीचे आपको फिल्टर वाटर यहाँ पर मिल जाता है। तो आज की डेट में हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी मात्रा जो बोलते हैं, है ना? बहुत कम मात्रा में पानी इससे प्राप्त होता है, तो इससे और प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग एक्वागार्ड का यूज़ करते हैं। बट उसका ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि वो बहुत अधिक मात्रा में पानी को नष्ट वो भी करता है, वेस्ट भी करता है। जस्ट लाइक कि दिन भर का 3 से 5 लीटर पानी उससे वेस्ट यहाँ पर निकलता है, जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है? चलिए, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था पोर्सिलिन फिल्टर, जो कि चीनी मिट्टी के जो आप कप वगैरह देखते हो उसी से मिलकर इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, सीवेज युक्त प्रदूषित पानी पीने से क्या हो सकता है? सीवेज युक्त ड्रिंकिंग वाटर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सेवन कर लिया गया है, तो क्या-क्या नुकसान यहाँ पर हो सकता है? हैजा टाइफाइड हो सकता है, हैजा एंड ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, मलेरिया एंड डेंगू यहाँ पर हो सकता है, चिकन पॉक्स और पोलियो हो सकता है। देखो इन दोनों का तो कोई कनेक्शन नहीं है इससे, है ना? डेंगू ये सब मच्छर वाले हो गए। टीबी यहाँ पर जो है इसका पानी से तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये एयरबॉर्न डिसीज यहाँ पर है। हैजा और टाइफाइड दोनों ही दूषित भोजन एंड दूषित पानी की वजह से यहाँ पर होते हैं। तो कॉलेरा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, है ना? जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया के कारण यहाँ पर होगा और टाइफाइड फीवर जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण यहाँ पर होगा। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, डन यहाँ तक। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है वो खांसी वाली बीमारी हो गई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा खांसी लगातार बनी रहती है। तो ये हवा से होने वाली डिसीज है, इसके बैक्टीरिया हवा में पाए जाते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर ये डिसीज यहाँ पर हो सकती है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस किसका कारण यहाँ पर है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है ना? अगर ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है तो क्या डिसीज, क्या बीमारी यहाँ पर हो सकती है? फूड पॉइजनिंग हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकती है या ग्वाइटर गंडमाला डिसीज यहाँ पर हो सकती है। तो आपने इसका नाम सुना होगा, बेसिकली आपने सुना होगा कि कोई दूषित भोजन, दूषित खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो बेसिकली ये वाला जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे, ये क्या होता है, जो कच्चा मांस का सेवन यहाँ पर करते हैं या मांस सड़ चुका है उसका सेवन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कर लिया है, या जैसे कि आप देखो कि कोई मीट वगैरह हो गया वो बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ और पूरे तरीके से खराब हो चुका है, ठीक है, अगर उसका किसी व्यक्ति के द्वारा सेवन किया गया है तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो यही पूछ रहा है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे किसका कारण बन सकता है? फूड पॉइजनिंग का कारण यहाँ पर बन सकता है। सिम्टम्स में क्या होगा, तो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स में आप यहाँ पर देख सकते हो लूज मोशन हो सकता है, ठीक है, पेट में दर्द यहाँ पर हो सकता है, ये कुछ बेसिक सिम्टम है फूड पॉइजनिंग के, ठीक है, समय पर पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत नुकसानदायक की चीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को देखिएगा, यदि परिरक्षकों को खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों में खराब होने से बचाने के लिए मिश्रित किया जा रहा है तो कौन सी चीज यहाँ पर गलत है? इसने क्या बोला है, परिरक्षकों को खाने में ऐड करना है। व्हाट इज परिरक्षक? ये जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे भोजन की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आप मार्केट से कोई भी ऑयल वगैरह लेकर आए या कोई भी खाने का सामान लेकर आए, उसमें आप पीछे देखोगे तो कई सारे प्रिजर्वेटिव जो है उनका नाम लिखा जाएगा कि हमने इसमें ये प्रिजर्वेटिव का यूज करा है ताकि आपका जो खाद्य पदार्थ है वो 3 महीने तक खराब नहीं हो, ठीक है। तो आप इनमें से किसका प्रयोग नहीं कर सकते? बीएचटी का, बीएचए का, एमएसजी का या फिर डीडीटी का। अब आपको ध्यान आ रहा हो तो डीडीटी तो एक प्रकार का केमिकल है जो कि अपन देखते हैं ना कि कृषि वगैरह में प्रयोग किया जाता है ना, खरपतवार और इन सबको मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अपन डीडीटी का प्रयोग नहीं कर सकते।
ठीक है। बाकी आप बीएचटी का प्रयोग कर सकते हो, आप बीएचए का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, आप एमएसजी का प्रयोग कर सकते हो। ये तीनों ही फूड प्रिजर्वेटिव है जो आपके फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। एक का नाम मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है, ये क्या है आपका बीएचटी मतलब ब्यूटेलिक हाइड्रोक्सी एनिसोल, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये हो गया आपका बीएचटी। बीएचए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही ब्यूटेलिक हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। एक तो यहाँ पर ए वाला ये हो गया, ए से एनिसोल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और ये टी से क्या हो जाएगा, टोलुइन यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोनों के नाम सेम है, ए से एनिसोल यहाँ पर हो जाएगा, और ये वाला टोलुइन वाला जो है ये मोस्ट कॉमन यहाँ पर है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोलुइन। तो बीएचए हो गया, बीएचटी यहाँ पर हो गया, तीसरा आपका एमएसजी यहाँ पर हो गया, ठीक है। एमएसजी क्या होता है, तो एमएसजी यहाँ पर होगा मोनोसोडियम, ठीक है। आप सोच रहे होंगे इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे, इसलिए पढ़ रहे क्योंकि एक बार एग्जाम में फूड प्रिजर्वेशन से काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए नाम याद रखना जरूरी है। बीएचटी से ब्यूटेलिक हाइड्रोक्सी एनिसोल हो जाएगा, ब्यूटेलिक हाइड्रोक्सी टोलुइन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि मोस्ट कॉमन यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। डीडीटी यहाँ पर कृषि के छिड़काव में खरपतवार को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रयोग पर अब बैन है, ठीक है। बाकी तीनों आपके फूड प्रिजर्वेटिव है। इसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो आपका डीडीटी गलत है, बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर क्या होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का, अमीटर का प्रयोग किया जाता है, या फिर थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बताओ, अगर आपको वायुमंडलीय दाब मेजर करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी कितना चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर का। अच्छा, अब दूसरी चीजें भी है, जैसे एनीमोमीटर हो गया, तो ये क्या करता है, ये वायु की गति या फिर विंड स्पीड को यहाँ पर मेजर करता है। अमीटर किसको मेजर करता है, अमीटर करंट को मेजर करता है। थर्मोमीटर किसको मेजर करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर से, लगभग 10 से 12 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक पैरामीटर होता है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर किसको मेजर करता है, हाई टेम्परेचर को, है ना, बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर होगा उसको मेजर करने के लिए अपन पायरोमीटर का यूज करेंगे। एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर किसको मेजर करता है, जो गैसों का प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें होती है, एक होता है आपका हाइड्रोमीटर और दूसरा आपका यहाँ पर होता है हाइग्रोमीटर, दो अलग अलग चीजें, ठीक है। अगर हाइड्रोमीटर पूछा गया है तो किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व को मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हाइग्रोमीटर जो होता है वो किसको मेजर करता है, वायुमंडल में अभी कितनी नमी है, वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। एक और होता है आपका एल्टीमीटर, ठीक है। ये क्या मेजर करता है, एल्टीमीटर हमेशा ध्यान रखना ऊंचाई को मेजर करता है, हाइट को यहाँ पर मेजर करेगा, ठीक है। बाकी आपको कॉमन चीजें पता ही है, जैसे एक ओडोमीटर यहाँ पर होता है, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, ओडोमीटर बेसिकली किसको मेजर करता है, दूरी को मेजर करता है, डिस्टेंस को यहाँ पर मेजर करता है। एक और इसी शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन है कि रेनगेज मीटर यहाँ पर क्या मेजर करता है, किस चीज को कैलकुलेट करता है। तो रेनगेज मीटर बेसिकली वर्षा को मापने का यंत्र यहाँ पर होता है, कितनी मात्रा में वर्षा हुई है उसको ये मेजर करेगा, ठीक है। जैसे एक होता है आपका सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ किसको कैलकुलेट करता है, भूकंप का पता लगाने के लिए जो है सिज्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सेम एज इट इज हमारा क्या होता है, रिक्टर स्केल यहाँ पर होता है। रिक्टर स्केल किसको मेजर करता है, कितनी तीव्रता, कितनी इंटेंसिटी के साथ भूकंप आया था, वो रिक्टर स्केल के थ्रू यहाँ पर मेजर किया जाता है, ठीक है। मीटर करंट को मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर कर रहा है, और जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो विद्युत धारा की जो दिशा होगी उसको क्या करेगा, मेजर करेगा। साथ ही गैल्वेनोमीटर कॉमनली करंट एंड वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क लीजिए, ठीक है। इसको कमेंट करके जरूर से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसको अपन नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर है, मोमबत्ती की लो के किस क्षेत्र में पूर्ण दहन यहाँ पर होगा, ठीक है।
मोमबत्ती के लो में कौन सा ऐसा क्षेत्र होता है जो कंप्लीट क्या करता है, दहन करता है। आपने देखा होगा 3 कलर यहाँ पर होते हैं या 3 जोन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इनर जोन सबसे अंदर वाला, आउटर जोन और मिडिल जोन। जहां पर पूरे तरीके से बर्निंग होगी वो जोन कौन सा है, ठीक है, वो आपको बताना है। साथ ही आप कलर भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का कलर यहाँ पर अलग अलग होता है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।